आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे तजियाकारों से जवाब जानते हैं उनके। चीमा साहब से करते हैं पहला सवाल। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर शहरी एक बार मोबाइल पर पीटीए टैक्स दे चुके हों और फ़ोन चोरी हो जाए तो नई डिवाइस पर दोबारा टैक्स आवाम के लिए बड़ा बोझ है। तहफ़्फ़ुज़ ना देने पर रियासत कम अज़ कम टैक्स में रिलीफ क्यों नहीं देती? क्या ये शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? मेरा ख्याल है सर किसी ने वैसे तो आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आपके साथ भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही वाक़या पेश आया था ना, और उसके ऊपर आपने कुछ गिला भी किया था। मेरा ख्याल है कि मेरा किसी ने कोई शायद ट्वीट पढ़ लिया है ऐसा ही लग और रहा है। मेरे साथ मेरा फ़ोन छिन गया था और अच्छा। ये ज़रा वाक़या तो कोई 2 साल पुराना था, लेकिन मैंने उसको टैक्स के पर्पज़ के हवाले से बात करते हुए मैंने बात की थी कि 2 अच्छा। साल पहले मेरा फ़ोन छिन गया, हुँ, हुँ। जो कि जिस पे मैंने टैक्स दिया हुआ था, आईफ़ोन था। उसके बाद मैंने एक और फ़ोन लिया, मैंने पीटीए वालों से राब्ता किया, मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन छिन गया है, एफआईआर भी हुई हुई है, तो आप इसका टैक्स उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें जो छिन गया है, नए फ़ोन का उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा एफबीआर वालों से बात करें, मैंने एफबीआर वालों से बात की। एफबीआर वालों ने कहा जी कि अगर ये तरीका हो तो फिर तो लोगों की गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं, तो फिर हमें उस पर भी टैक्स छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि टैक्स की एक फिलॉसफी है, मैं टैक्स आपको क्यों देता हूँ? क्या मैं भत्ता देता हूँ? मैं टैक्स देता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं आपसे फिर भी शिकायत नहीं कर रहा कि मैं यानी कि इतना ज़्यादा आपके पास शायद वसाइल नहीं होंगे हुकूमत के पास। आप जो है मुझे फ़ोन भी नहीं लेकर दे रहे, मेरा फ़ोन मैंने और लिया है। आप इतनी जेस्चर नहीं शो कर रहे कि मेरा ऑलरेडी उसका एक एविडेंस मौजूद है कि इसका फ़ोन पहले चोरी हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर लें। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टैक्स के मामले में मेरी बड़ी रेडिकल अप्रोच थी और मैं ये समझता था हुँ। कि किसी बंदे की अगर आपने पैट्रियटिज़्म चेक करनी है तो उसका बेहतर तरीका है कि आप देखें वो टैक्स देता है या नहीं देता। हालाँकि एक बज़ाहिर छोटा-सा वाक़या है, लेकिन जो एक टैक्स की फिलॉसफी है, मेरे ज़हन में वो चेंज हुई है कि बाकी लोग जो हैं, उन्होंने भी तो अपना-अपना कोई ना कोई जवाब तराशा हुआ है ना। अगर रियासत अपनी अपना ये रोल अडॉप्ट कर ले कि हुँ। हम जो है कोई बता हो रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप चोरों के साथ मिले हुए हों, आप उनको कहें कि आप इनसे फ़ोन चोरी कर लें, इस पे टैक्स ले लिया है। हुँ। फ़ोन चोरी करें, ये और एक फ़ोन लेकर आएँगे, हम फिर टैक्स लगाएँगे। तो ये बहुत सारे लोगों का इश्यू है। अक्सर लोगों की इस हवाले से कंप्लेन आ रही होती है। ये इस तरह के जो मसाइल हैं, तो सही। मेरा ख़्याल है कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि उन्हें टैक्स हुँ। लगाना चाहिए, तो कम से कम कोई थोड़ी-सी एक उनको लोगों के साथ हुँ। इज़हार-ए-हमदर्दी भी करनी हुँ। चाहिए और उनको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आपको उनको एनकरेज करें। बजाए इसके कि आपको ये लगे जी कि हमारा तो काम है टैक्स लेना, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। हमने कोई डिलीवर नहीं सर, करना आप है ये बात रिटर्न। कर रहे हैं, मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या बता देती हूँ। बल्कि हमारे ही इस्लामाबाद ब्यूरो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद भी की इसमें। ये 3 साल 2 ढाई साल पहले का वाक़या है। फ़ोन लिया, वो पीटीए पेड फ़ोन था। उसके ऊपर अच्छा। कुछ, मैं लाहौर गई, वापस आई, उन दिनों में नया-नया पीटीए स्टार्ट हुआ था। ग्लिच करना शुरू कर दिया फ़ोन ने और एकदम से सिग्नल्स चले गए। अब मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। पता चला कि जी वो शायद जो पीटीए पे किया हुआ था वो इनके सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया एफबीआर के, और वो सही तरह से रजिस्टर्ड नहीं हुआ। रिपोर्टर भाई जो हैं उन्होंने बड़ी मदद की, चेयरमैन एफबीआर तक के पास गए। उन्होंने कहा हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, आपका क्योंकि शो नहीं हो रहा, बेशक आपके पास रसीद भी है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दोबारा से वो जो भी लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम की फॉल्ट है और हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा, बेशक आपके पास अच्छा। रसीदें हैं। तो माशाल्लाह ऐसा भी होता रहा है। तो ये सर नहीं तो हम फिर हमें लोग अपनी जगह पे हक में जानिब हैं, यानी कि अगर आप लोगों का इतना भी ख्याल नहीं कर सकते, उनकी कोई जेन्युइन एक्नॉलेज कर रहे हैं, कंप्लेंट्स को कह रहे हैं आप हमारे एड्रेस नहीं कर सिस्टम का सकते। मसला है, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में अब शो नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ नाइस। वाक़ई ये सर, सिस्टम का ही मसला है। ये सिस्टम का ही मसला है सर। पूरी हमदर्दी, आपका दुख समझते हुए थैंक यू सो मच चीमा साहब, एंड आई रियली होप कि ये जो सिस्टम्स हैं ना हम इनको ठीक कर लें, ताकि जो वाकई में रूल्स कवानीन के मातहत लोग चलते हैं, बाय द बुक चलते हैं, उनको तो कम से कम हम तकलीफ़ ना देना। आगे बढ़ते हैं जी, सैयद मोहम्मद अली साहब के लिए जो सवाल आया उनसे करते हैं। मोहम्मद अली साहब तो MBS अमेरिका में मौजूद हैं, दौरे पर गए हैं, सऊदी अरब के साथ उनका जो स्ट्रेटिजिक दिफाई माहिदा हुआ है उससे मुतल्लिक आपसे सवाल हो रहा है और पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रेटिजिक माहिदा खित्ते में अमन को क्या मजबूत करेगा? आप इसकी अहमियत क्या समझते हैं और इसकी असरात क्या समझते हैं? देखिए, मैं एक लिहाज से सऊदी अरब की जो एक
pragmatic approach है towards changing and turbulent regional geopolitics, उसको मैं बड़ी अप्रिसिएशन से देखता हूँ कि उन्होंने, जबकि पूरी दुनिया जो है आपने देखा कि शॉक थी ट्रम्प साहब के हुकूमत में आने के बाद कि भाई ये क्या करेंगे हमारे साथ। उन्होंने तमाम यूरोपियन एलाइज को नाराज़ कर दिया, जापान, साउथ कोरिया, सबको परेशान कर दिया, यूक्रेन की सरपरस्ती से हाथ उठा लिया, रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भारत को इतना ज़्यादा उन्होंने तिलमिला दिया। तो पूरी दुनिया शॉक थी कि भाई ये क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सऊदी अरब ने जो है सफारतकारी की है। उन्होंने 1 ट्रिलियन के करीब जो है इन्वेस्टमेंट का इंडिया भी दिया है, और वो ये बात समझते हैं कि सदर ट्रम्प बुनियादी तौर पे तो एक कोहना मश्क बिजनेसमैन है, तो उनसे वो एक बिजनेस मैन के तौर पे डील कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं। उनको पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स क्या है, उसमें ऑयल एंड गैस को वो रिवाइव करना चाहते हैं। तो सऊदी अरब के लिए, अरामको के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिकन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कर दें। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि रीजनल जो सिक्योरिटी के हवाले से उनकी बहुत देरीना ख्वाहिश थी न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं समझता हूँ जो ये दिफाई मुआहिदा है इसके मुकाबले में सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो सिविल न्यूक्लियर डील है कि बाज़ाब्ता तौर पे IAEA के सेफगार्ड के तहत अब सऊदी अरब का एक एटमी प्रोग्राम जो है वो तरक्की पाएगा, और साथ ही साथ उनको एक तरह से एक अश्योरेंस भी मिल गई है कि जनाब अमेरिका जो है उनकी सिक्योरिटी को गारंटी करेगा। और उसका अल्टीमेट जो एविडेंस है वो F-35 जो 5th जनरेशन अमेरिका का सफ़े अव्वल का लड़ाका तैयारा है, उसकी ऑफर भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये साबित करता है कि ट्रम्प साहब जो हैं सऊदी अरब को इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी अहमियत देते हैं। और बल्कि ये F-35 की जो ऑफर इन्होंने सऊदी अरब को की है, इसके हवाले से इसराइल में थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है कि इसराइल में ये एहतमाल पाया जाता है कि अब मशरिक वुस्ता के अंदर जो एयर सुपीरियॉरिटी वो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की शक्ल में इंजॉय करते थे, वो सऊदी अरब को इस ऑफर के जरिए से एक तरह से ख़त्म कर दी गई है, और आप किसी हद तक एक बैलेंस ऑफ पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। सर बिल्कुल ब्रीफ कमेंट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी, ये जो इशारा दिया MBS ने अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, और ग्रेजुअली जो है ये अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच काफ़ी अरसे से रखते थे कि बतदरीज जो है अपने सलामती के हुसूल के लिए उनको मसले फ़लस्तीन के हल के साथ साथ इसराइल की जो मुखासमत है उसमें कमी लाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि एक जानिब आप एक अमन मंसूबे की तरफ भी बढ़ रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, और दूसरी जानिब जो एनिमोसिटी और एक तरह से एक्रिमनी थी दोनों ममालिक के दरमियान, जो नफरत और बहुत ज़्यादा अदम सलामती का मामला था, उसमें भी कमी आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ओके,